हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे वहां स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में जुट गए होंगे। तो हम आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आज के क्लास में ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंतर्गत तरंग प्रकाश की चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अतः बच्चों, आप इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देखेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए बिना विलंब किए हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन है, छात्रों ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? कौन सा रंग ऐसा है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? यह प्रश्न जो है 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो याद रखेंगे बच्चों, बैगनी रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम कहा जाएगा तरंग दैर्घ्य तो बैगनी रंग के लिए होगा, और सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो लाल रंग का हो जाएगा। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यहां करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? ए, बैगनी होगा। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? यह प्रश्न जो है 2024 में पूछा गया है। फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन डी होती है। फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन डी। देखते हैं विकल्प क्या दिया है। तरंग दैर्घ्य के समानुपाती, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, तरंग दैर्घ्य के वर्ग के समानुपाती और तरंग दैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहां पर बीटा इक्वल लेमडा डी अपॉन डी है, तो हम कह सकते हैं कि बीटा प्रोपोर्शन टू लेमडा होगा। बीटा प्रोपोर्शन टू लेमडा होगा, अर्थात तरंग दैर्घ्य, लेमडा क्या है? तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है। विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 2 के लिए विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। क्या होगा? चौड़ाई तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध कहे जाएंगे। कब कला संबद्ध कहे जाएंगे? 2024 बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया कि एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध कब कहे जाते हैं? कला संबद्ध तब होते हैं जब उनके तरंग दैर्घ्य समान होते हैं। जब उनके तरंग दैर्घ्य समान होते हैं, या कह सकते हैं कि आवृत्ति समान होती है। जब तरंग दैर्घ्य समान होगा तो आवृत्ति भी समान होगा। तो यहां पर तरंग दैर्घ्य भी नहीं है, आवृत्ति भी नहीं है। अगर आवृत्ति समान है तो हम यह भी कह सकते हैं कि तीव्रताएं भी समान होंगी। तीव्रताएं समान होंगी। तो एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध कब कहे जाएंगे? जब उनके तरंग दैर्घ्य समान हो, या आवृत्ति समान हो, या तीव्रताएं समान हो, या उनके कलांतर समान हो। इस हिसाब से दिया जा रहा है तीव्रताएं समान है। क्या होगा? तीव्रताएं समान होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लेमडा के लिए सूत्र क्या होता है? लेमडा इक्वल एच अपॉन पी, या लेमडा इक्वल एच अपॉन पी के लिए एम वी। तो लेमडा इक्वल एच अपॉन एम वी। विकल्प नंबर बी सही होगा। चौथा के लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अभी हमने सिखाया व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल लेमडा डी बटा में डी होता है। बीटा इक्वल लेमडा डी अपॉन डी होता है, अर्थात विकल्प नंबर ए सही है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन ए होगा। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होगा? बिंदुवत, गौर करेंगे कैसा है? बिंदुवत है। बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर, दूरी परिमित है अतः यह गोलाकार होगा। बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? गोलाकार होगा। तरंग का कलांतर फाई और पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। 2018 में प्रश्न पूछा गया है। कलांतर और पथांतर के बीच संबंध बतलाना है।
कलांतर और पथांतर के बीच संबंध होता है डेल्टा एक्स बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाई होता है। डेल्टा एक्स इक्वल लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। यहां पर देखेंगे ये लेमडा अपॉन पाई है, ये तो होगा नहीं, गलत हो गया। पाई बटा लेमडा, ये भी गलत है। लेमडा अपॉन 2 पाई फाई, विकल्प नंबर सी करेक्ट करेंगे। लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा यहां पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान क्या होगा जिसे प्रकट किया जाता है। एक तरंग है y1 इक्वल यहां पर 4 होना चाहिए। y1 इक्वल 4 साइन ओमेगा टी, 4 साइन ओमेगा टी। दूसरा है y2 इक्वल 3 कॉस ओमेगा टी। यहां पर यहां पर कॉस होना चाहिए। y2 इक्वल 3 कॉस ओमेगा टी। यहां पर 3 कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हो 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। पहले तरंग के लिए आयाम जो है a1 इक्वल 4 होगा, दूसरे तरंग का आयाम a2 इक्वल 3 होगा, और इनके बीच कलांतर जो है फाई, यहां पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो इनके बीच कलांतर फाई का मान क्या होगा बाबू, पाई बाई 2 हो जाएगा। 90 डिग्री का कलांतर पाया जा रहा है। तब पूछा जा रहा है कि परिणामी आयाम बतलाएं। परिणामी आयाम r इक्वल होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। फाई का मान पाई बाई 2 है, 90 है, और कॉस में 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो r इक्वल लिख लेंगे अंडर रूट a1 स्क्वायर, 4 का वर्ग करोगे 16, a2 स्क्वायर 3 का वर्ग करेंगे 9, और ये चूंकि कॉस फाई अर्थात कॉस 90 का मान 0 हुआ तो पूरा 0 हो गया। 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो यहां पर r बराबर कितना हो गया, 5। तो अब परिणामी आयाम क्या होगा बेटा, 5 हो जाएगा। विकल्प नंबर 20 सही होगा यहां पर। प्रश्न संख्या 8 के लिए विकल्प नंबर सी सही था। प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। विकल्प दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकिरण, परावर्तन या व्यतिकरण। बताएंगे प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। हाँ बेटा सही बोले हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सही होता है। 9 का विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना घटती है। वर्ण विक्षेपण होता है, या विचलन होता है, या व्यतिकरण होता है, या सब हो जाता है। फिर से, किसी प्रिज्म पर, कोई प्रिज्म है उस पर एक वर्णी प्रकाश आपतित हो रही है, एक वर्णी प्रकाश आपतित हो रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होगी। भाई विचलन की घटना घटित होगी। कौन सी घटना घटित होगी, विचलन की घटना घटित होगी। विकल्प नंबर 20 सही है। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की कोई किरण है, ग्लास स्लैब में प्रवेश कर रही है, इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 13, 15 और 16 3 बार पूछा गया है। 2013 में, 15 में, 16 में दिया जा बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या आंकड़े पूर्ण नहीं है। भाई घटता है, स्लैब में प्रवेश करेगा तो तरंग दैर्घ्य इसका क्या हो जाता है, घट जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है।
2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया बाबू। 2013 में और 2015 में एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। विकल्प दिया जा रहा है प्रकीर्णन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण या विवर्तन। यहां पर सही ऑप्शन बी होगा, व्यतिकरण विकल्प होगा। पतले पतले फिल्म के रंग का क्या कारण है? पतला फिल्म में रंग क्यों आते हैं? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। व्यतिकरण की घटना होगी। निर्वात में 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश तरंग दैर्घ्य दिया जा रहा है 6000, 2 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में तरंग दैर्घ्य क्या होगा? माध्यम में तरंग दैर्घ्य लैम्डा m बराबर होता है निर्वात में तरंग दैर्घ्य बटा में अपवर्तनांक। माध्यम में तरंग दैर्घ्य लैम्डा m बराबर निर्वात में तरंग दैर्घ्य बटा अपवर्तनांक। निर्वात में कितना दिया गया? 6000 एंगस्ट्राम और अपवर्तनांक है 2, भाग करिएगा 3000 एंगस्ट्राम आएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। यहां सही ऑप्शन क्या है? बी है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात पथ की लंबाई क्या होगी? 2011 एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर सूत्र होता है अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई। अपवर्तनांक कितना दिया गया है? n दिया गया है और पथ की लंबाई t दिया गया है। क्या होगा बेटा? nt होगा। विकल्प नंबर बी सही है। विकल्प बी करेक्ट है। यहां पर एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है? समतल तरंगाग्र किसका भाग होता है? गोलीय तरंगाग्र का भाग होता है। यहां पर विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। समतल तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र का भाग होता है। समान आयाम तथा समान तरंग दैर्घ्य। आयाम समान है, तरंग दैर्घ्य भी समान है। 2 प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम कब होगा? परिणामी तरंग होगा R = 2a cos π/2। 2a cos π/2। अब बताइए इसका मान मैक्सिमम कब होगा? डिपेंड कर रहा है कलांतर फाई पर, फाई के मान पर डिपेंड कर रहा है। तो कॉस में अधिकतम मान 0 डिग्री का होता है। कॉस 0 का मान अधिकतम होगा। यहां पर 0 लाना होगा, यानी क्या कहेंगे? 0 होना चाहिए। कलांतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कलांतर 0 होगा, मान अधिकतम आएगा। जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है? इसका कारण क्या होता है बेटा? व्यतिकरण होता है, यानी प्रकाश का व्यतिकरण। सही विकल्प होगा सी, प्रकाश का व्यतिकरण यहां पर होगा। विकल्प नंबर सी करेक्ट है। एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है। वायु से जल में प्रवेश करता है। इनमें से कौन अपरिवर्तित रहेगा? कौन सा मान इसमें से अपरिवर्तित रहेगा? विकल्प दिया जा रहा है वेग, आयाम, आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य। कौन अपरिवर्तित रहेगा? एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, तब निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा? विकल्प नंबर सी करेक्ट है। आवृत्ति जो है इसका अपरिवर्तित रहेगा। आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति। अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित में से कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात अपरिवर्तित रहती है? अभी हमने पढ़ा था
क्या सही होगा? आवृत्ति सही ऑप्शन है। निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश देता है? इनमें से सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश देने वाला कौन है? विकल्प है मोमबत्ती, बल्ब, मरकरी ट्यूब या लेजर। यहां पर सही विकल्प डी होगा, लेजर है। लेजर सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश देता है, सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश। ब्रूस्टर का नियम क्या है? ब्रूस्टर का नियम, प्रश्न में कहा जा रहा है ब्रूस्टर का नियम क्या है? भाई ब्रूस्टर का नियम है म्यू इक्वल tan IP, यानी कि अपवर्तनांक जो है ध्रुवण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। म्यू इक्वल tan IP, विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। IP क्या? ध्रुवण कोण है। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण है। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। विकल्प नंबर सी सही होगा। यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी है। प्रश्न है प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा होती है, प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? तो प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hv होती है। विकल्प नंबर यहां पर ए सही है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? ए करेक्ट ऑप्शन होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते चले, कमेंट बॉक्स में लिखते चले आंसर। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, किस वैज्ञानिक ने द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी? हाइगेंस ने। हाँ, हाइगेंस लिखे कमेंट बॉक्स में। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दी थी? हाइगेंस ने दी थी। विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे बेटा? न्यूटन थे। विकल्प नंबर बी सही होगा। यहां पर करेक्ट ऑप्शन बी होगा, न्यूटन थे प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वर्णनिर्णायक कौन है? कौन इसका वर्णनिर्णायक करता है? तो यहां पर सही ऑप्शन होगा सी, आवृत्ति। आवृत्ति से प्रकाश का वर्णनिर्णय होता है। यहां पर सही विकल्प क्या होगा? सी है, आवृत्ति। एक समांतर एक वर्णी प्रकाश पुंज एक संकीर्ण स्लिट पर अभिलंबवत गिरता है। आपतित पुंज की दिशा के लंबवत रखे एक पर्दे पर विवर्तन प्रारूप बनता है। विवर्तन प्रारूप के प्रथम निम्निष्ट पर स्लिट के दोनों किनारों से आने वाली किरणों के बीच कलांतर क्या होना चाहिए? भाई यहां पर पूछा जा रहा है कलांतर क्या होना चाहिए। यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन होगा 2 पाई, 360 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। 2 पाई सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी d और पर्दे की बीच की दूरी कैपिटल D है, तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई बताएं। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल लैम्डा d अपॉन d। लैम्डा d अपॉन d कौन सा सही है भाई? विकल्प नंबर सी सही है, लैम्डा d अपॉन d होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा कितनी होती है? भाई स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा जो है 1/60 डिग्री होती है। 1/60 डिग्री अर्थात 1 मिनट। यहां पर सही ऑप्शन ए होगा। 29 का करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए, एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास 0.1 मीटर है। डी दिया गया 0.1 मीटर। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा दिया जा रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम अर्थात 6000 गुणे 10 का -10 मीटर। इसे लिख सकते हैं 6 गुणे 10 का -7 मीटर। 6 गुणे 10 का -7 मीटर। विभेदन सीमा क्या होगी?
विभेदन सीमा के लिए सूत्र होता है थीटा इक्वल 1.22 लैम्डा अपॉन डी, 1.22 लैम्डा अपॉन डी। कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो 1.22 लैम्डा का मान रखेंगे 6 गुणे 10 का -7 और डी है 0.1, 0.1 दिया गया। तो इसे हम लिखेंगे 1.22 6 10 टू द पावर -7, 0.1 को 1 इंटू 10 का -1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 का -1, 10 का -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा और +1 और -7 मिलकर के 6 हो जाएगा, -6, यानी कि 1.22 6 इंटू 10 टू द पावर -6। 1.22 को 6 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 का 2 से गुना होगा 12, 1 बचेगा, 6 का 2 से 12, 1 13, 1 बचेगा, 7.32 गुणे 10 का -6 होगा। कितना हो जाएगा? 7.32 गुणे 10 का -6 होगा। विकल्प में कहीं नहीं दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? 7.32 गुणे 10 का -6 रेडियन, 7.32 गुणे 10 का -6 रेडियन, जो कि नहीं दिया गया है, ऑप्शन में नहीं दिया है। तरंगों के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का लाभ होता है। ऊर्जा का न तो क्षय होता है और न ही लाभ होता है, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। भाई ऊर्जा के व्यतिकरण में न तो ऊर्जा का क्षय होता है और न ही ऊर्जा का लाभ होगा, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। विकल्प नंबर सी सही होगा। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए। कितना कलांतर होना चाहिए? रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए। कितना होना चाहिए दो तरंगों के बीच कलांतर? 2n पाई कलांतर होना चाहिए, जहां n का मान 0, 1, 2, 3 रख सकते हैं। तो अगर n का मान हम 0 रखते हैं तो पूरा हो जाएगा 0, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 पाई हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? शून्य आया है, विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। 32 का विकल्प नंबर 1 करेक्ट है। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है? 2n+1 लैम्डा अपॉन 2 होता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए 2n+1 लैम्डा अपॉन 2 होता है। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। सही ऑप्शन कौन सा है? विकल्प बी सही ऑप्शन है। जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारे से मुड़ती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश किरणें किसी तीक्ष्ण किनारे से मुड़ती है तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं। विकल्प नंबर बी सही होगा। इस घटना को विवर्तन कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार क्या होना चाहिए? प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार जो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बहुत बड़ा होना चाहिए, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बहुत छोटा होना चाहिए, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है। यहां पर होगा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। 37 का विकल्प नंबर सी सही होगा। विकल्प सी करेक्ट होगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, द्विप्रिज्म के कोण को बढ़ाने से फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? द्विप्रिज्म के कोण को बढ़ाने से फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो बाबू घटती है, फ्रिंज की चौड़ाई घटती है।
अगर द्विप्रिज्म के कोण को बढ़ाया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई में कमी पाई जाएगी। अगला प्रश्न है, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह कौन सी घटना है? तो ध्रुवीकरण के कारण प्रकाश की प्रकृति जो है अनुप्रस्थ सिद्ध किया गया, यानी कि विकल्प नंबर सी होगा ध्रुवण। विकल्प सी सही होगा, क्या होगा? ध्रुवण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या। ध्रुवण कोण को आईपी कैसे डिनोट करते हैं? ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या यानी कि tan आईपी के अपवर्तनांक के बराबर है, यह कहलाता है। अपवर्तनांक के बराबर है। ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर से क्या कहते हैं? ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ब्रूस्टर का नियम म्यू बराबर tan आईपी। ब्रूस्टर क्लास में हमने तरंग प्रकाशिकी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, अतः आप इन प्रश्नों को एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। ये प्रश्न जो है PYQ क्वेश्चन है, विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों को हमने एक एक करके संग्रह किया, आपको पढ़ा दिया। हम लोग मेहनत करें बच्चों, इसके लिए आपका एक लाइक जरूर बनता है। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनको भी लाभ मिल सके, वे बच्चे भी हमारे चैनल से जुड़ सके। अतः दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप जरूर एक बार लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। आपका प्यार मिलता रहेगा तो हम आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छा से अच्छा हो। तो एक लाइक जरूर बनता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।